हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैटिक्स टेक। तो आज जो हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो WPF है उसके अंदर एम्फीबियन डिज़ाइन पैटर्न को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। एम्फीबियन डिज़ाइन पैटर्न जरूरी नहीं है कि सिर्फ WPF तक ही सीमित हो, इसे हम दूसरी एप्लीकेशन के अंदर भी यूज़ करते हैं, जैमलिन के अंदर भी यूज़ करते हैं, मावी के अंदर भी यूज़ करते हैं। साथ ही हमारे पास UWP है, उसके अंदर भी यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एम्फीबियन है क्या। जब हम एमबीबीएम के बारे में बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि एमबीबीएम में को अगर हम फुली डिस्क्राइब करें तो उसका मतलब होता है मॉडल, व्यू एंड व्यू मॉडल। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास तीन एंटिटी है, एक व्यू है, एक मॉडल है और एक व्यू मॉडल है। लेकिन ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कैसे करते हैं, ये फंक्शनल कैसे होते हैं और वर्किंग फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है, इसे ही आज हम इस सेशन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे जो भी ट्यूटोरियल वीडियोस हैं जो अब मैं बनाऊंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि MBBM जो है एक डिजाइन पैटर्न है, तो डिजाइन पैटर्न के अंदर तीन एंटिटी, हमने कहा कि तीन चीजें हैं यहाँ पर, व्यू, व्यू मॉडल और मॉडल। तो ये फिलहाल हम इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो WPF के अंदर चेक करने वाले हैं। तो अगर हम MBBM डिजाइन पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। देखिए, हमारे पास व्यू है। व्यू जो है वो यूजर इंटरफेस है, जिससे कि कोई भी यूजर जो है वो इंटरेक्ट करता है, और जो भी आपने एप्लीकेशन बनाया है, यूजर सिर्फ उसी व्यू से इंटरेक्शन होती है, उसके पीछे आपने क्या लिखा है उसे यूजर को कोई लेना देना नहीं है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे सिंपल विंडो फॉर्म्स होती हैं या WPF का सिंपल अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, कोड बिहाइंड में जाके अपने बिजनेस लॉजिक को लिख सकते हैं। बट ये बेहतर अप्रोच नहीं है। अगर WPF के बारे में बात करें तो WPF के पास एक कैपेबिलिटी है जिसे हम बाइंडिंग कैपेबिलिटी कहते हैं, और जो एम्बीबीएम डिजाइन पैटर्न है वो इसे बेहतर तरीके से यूज कर पाता है। दूसरा ये है कि एमवीबीएम के हमारे पास कई बेनिफिट्स हैं जिसे मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि तीन एंटिटीज हैं, एक आपका व्यू है, एक व्यू मॉडल है और एक मॉडल है। व्यू मॉडल जो है वो व्यू से भी इंटरेक्ट करता है और मॉडल से भी इंटरेक्ट करता है। मॉडल को हम कब यूज करते हैं, व्यू को के बारे में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्यू जो है वो यूजर इंटरफेस है जिसे यूजर इंटरेक्ट करता है। अब व्यू मॉडल में और मॉडल में क्या होता है कि मॉडल जो है वो व्यू मॉडल से इंटरेक्शन होती है उसकी, उसका व्यू से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन व्यू मॉडल जो है इसका व्यू से भी लेना देना है और मॉडल से भी लेना देना है। यानी अगर हमें कोई डाटा लेके आना है तो हम मॉडल की हेल्प लेंगे, व्यू मॉडल जो है वो मॉडल के पास जाएगा, और जो भी आप लेके आ रहे हैं वो व्यू और व्यू मॉडल के बीच में सिंक होता रहेगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मॉडल के बारे में बात का किया तो हमने कहा कि मॉडल जो है एक कोई भी अगर डाटा को प्रेजेंट करने का एक एप्लीकेशन का एक लॉजिक हो सकता है। व्यू जो है वो यूजर इंटरफेस है जिसे WPF ने कैपेबिलिटी दी है कि जैमल, विद द हेल्प ऑफ जैमल, जिसे हम एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, उसकी हेल्प से आप अपने कंट्रोल्स को डिजाइन कर सकते हैं, व्यू को डिजाइन कर सकते हैं। व्यू मॉडल जो है इसका प्राइमरी जो पर्पस होता है वो होता है कि आपका मॉडल से जो है कोई डाटा है तो डाटा लेगा और उसे व्यू के पास करेगा, और व्यू से जो इंफॉर्मेशन है वो मॉडल अपने पास लेगा, और इस तरीके से वो जो इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो व्यू मॉडल के थ्रू होता रहेगा। अब इसके अगर एडवांटेजेस के बारे में बात करें हैं तो पहला एडवांटेज ये है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब ये है कि ये इसे तीन लेयर के अंदर डिवाइड कर देता है, एक मॉडल है, एक व्यू है और व्यू मॉडल के अंदर डिवाइड कर देता है। ये जो अगर हम कहें कि तीनों का अपना अपना काम है तो कोई भी इसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और बाद में कंबाइन करके एक क्या कहते हैं, एक फॉर्म के साथ इसे यूज कर सकते हैं। टेस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इसे हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं, ये व्यू के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, या कहें कि व्यू मॉडल का व्यू के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो व्यू को अलग तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं, व्यू मॉडल को आप टेस्ट कर सकते हैं। इट कैन इजीली यूनिट टेस्टेड विदाउट द नीड फॉर द UI। व्यू मॉडल को हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लूज कपलिंग है। लूज कपलिंग ये होगी कि आपके पास व्यू को और व्यू मॉडल के बीच में कोई लिंक नहीं है।
व्यू इज ओनली कंसर्न विद द प्रेजेंटिंग डाटा, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन को हैंडल कर रहा है, इससे ज़्यादा उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। व्यू मॉडल जो है वो बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो भी मैनिपुलेशन करना है वो हम बिजनेस लॉजिक के लिए व्यू मॉडल के अंदर ही करते हैं। यूआई का काम यूआई के लिए है, और जो बिजनेस लॉजिक है वो व्यू मॉडल के अंदर है। चौथा जो बेनिफिट हमारे पास आता है, एनहेंस्ड डिजाइनर डेवलपर वर्क फ्लो। तो डिजाइनर और डेवलपर में जो ये है सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी इसी के अंदर आ जाता है कि अगर मान लें कि कोई यूआई डेवलप कर रहा है और यूआई डेवलपर है, तो वो सिर्फ यूआई को ही डिजाइन करेगा, उसे बिजनेस लॉजिक से लेना देना नहीं है। तो जो यूआई डिजाइनर है वो यूआई डिजाइन करके दे देगा, और जो आपका बिजनेस लॉजिक है, जो डेवलपर है, वो उसके पीछे जो भी कोड हमें लिखना है, जो भी लॉजिक लिखना है, वो लिख के देगा। तो इसमें हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि सपोज करें हमारे पास 5 लोगों की एक टीम है, और उसके अंदर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है। उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर जो डिजाइनर है वो डिजाइन करता जाएगा, और पैरेलली जो है जो डेवलपर है वो उसके पीछे के बिजनेस लॉजिक को लिखता जाएगा। तो इससे पैरेलली जो है व्यू का भी काम चलता रहेगा, और जो उसके पीछे का लॉजिक है वो भी आगे बढ़ता रहेगा। बट अगर हम ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस के अंदर देखें तो उसमें क्या होता था कि एक जो पर्सन है, जो टीम मेंबर है, वही क्या करता है, व्यू डिजाइन करता है, और उसके पीछे बिजनेस लॉजिक भी वही लिखता है। बट यहाँ पर जब एम्बिविएंट डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं तो ये दोनों चीजें सेपरेट आउट की जा सकती हैं। जो डिजाइनर है वो सिर्फ डिजाइन करेगा, स्टाइलिंग करेगा, जो भी हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो सारी चीजें यूआई को अपडेट करेगा, और जो डेवलपर है वो उसके पीछे का जो भी इंटरेक्शन का लॉजिक है वो व्यू मॉडल की हेल्प में लिखता रहेगा। अब डाटा बाइंडिंग के बारे में बात करें तो हमने कहा कि डाटा बाइंडिंग जो है एक प्रॉपर्टी के थ्रू यूआई और व्यू मॉडल के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है, और बाइंडिंग की कैपेसिटी होने की वजह से जो भी व्यू के अंदर चेंजेस होते हैं वो व्यू मॉडल के पास चला जाता है, और व्यू मॉडल के पास अगर चेंज हो तो व्यू के ऊपर रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं हमारे एमबीपीएम के। तो चलिए हम एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ले लिया है, इसका नाम मैंने डब्ल्यू पी एफ एम बी पी एम पैटर्न एग्जाम्पल रखा है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर आपको कोई व्यू बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है उस व्यू के लिए, जब आप एक एप्लीकेशन डेवलप करने चाहते हैं और उसका जब आर्किटेक्चर लेते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम व्यूज बना रहे हैं वो हमें सेपरेट करके रखना है, जिससे कि हम उसे जो उसका आर्किटेक्चर है, अगर व्यू सेपरेट रहेगा, व्यू मॉडल सेपरेट रहेगा, तो वो एक बेहतर आर्किटेक्चर है। और उस वे में जब हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो वो अगर शेड कोड पे हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक आर्किटेक्चर हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि व्यूज के लिए एक फोल्डर जनरेट कर दिया, और व्यू मॉडल्स के लिए एक फोल्डर जनरेट कर दिया। जितने भी व्यू मॉडल्स होंगे हम व्यू मॉडल के अंदर लिखेंगे, और व्यूज जो है वो व्यू के अंदर लिखेंगे। कई बार क्या होता है, आप यूज़र कंट्रोल भी लिखते हो, उसके एक लाइब्रेरी बना के ही आप लेके आ सकते हैं, लेकिन वो हम कैसे करते हैं, किस तरीके से करेंगे, लेटर ऑन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम समझते हैं कि व्यू जो एमबीपीएम का डिज़ाइन पैटर्न है वो किस तरीके से डब्ल्यूपीएफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा है कि हमें एक व्यू की रिक्वायरमेंट है, तो व्यू के लिए हम क्या करते हैं, एक हम व्यू ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर हम एक लॉगिन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। इस लॉगिन फॉर्म के अंदर हम जो है व्यू जनरेट करेंगे और उसका व्यू मॉडल से इंटरेक्शन कराएंगे। तो जो हमने व्यू बनाए हैं इसी नाम से हम एक व्यू मॉडल बना लेते हैं। व्यू मॉडल कुछ है नहीं, सिर्फ एक प्लेन क्लास है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है इसे हम अभी देखेंगे कि जो इसका बाइंडिंग है वो बाइंडिंग वर्क कैसे करता है। अब हमने जो व्यू बनाया था, लॉगिन फॉर्म का व्यू बनाया था, तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक लॉगिन फॉर्म का डिज़ाइन प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर हम यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए टेक्स्ट ब्लॉक ले लेंगे, और दो कंट्रोल ले लेंगे टेक्स्ट बॉक्स टाइप का, जिससे कि जो भी आप यूज़र आईडी और पासवर्ड लिख उसके अंदर टाइप करेंगे, वो यूज़र आईडी पासवर्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो व्यू मॉडल के पास चली जाए। लेकिन काम कैसे करता है ये हम समझते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन बना लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्रुप बॉक्स ले लिया है। ग्रुप बॉक्स के अंदर हमने लिख दिया ऑथेंटिकेशन कर दिया। अब यहाँ पर मैंने अंदर एक क्या कर दिया, एक ग्रिड ले लिया। ग्रिड के अंदर मुझे रो जनरेट करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये आइडिया है या नहीं है, लेकिन जब भी आप
कोई फॉर्म लेते हैं, उसके ऊपर कई तरीके से हम कंट्रोल्स को डाल सकते हैं। तो उसमें से एक तरीका जो है वो ग्रिड का है। ग्रिड को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, और ग्रिड को के अंदर हम कैसे कंट्रोल कर रखेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। ग्रिड डॉट रो डेफिनेशन ले रहा हूँ मैं, और इस रो डेफिनेशन के अंदर मैं कुछ रोज जनरेट करता हूँ। मैंने कुछ रो जनरेट कर दिए यहाँ पर। अब इस ग्रिड के अंदर हमें कुछ कॉलम भी चाहिए, तो ग्रिड डॉट कॉलम डेफिनेशन पे चले जाते हैं हम। कॉलम डेफिनेशन में हम विथ का यूज़ करते हैं, तो स्टार्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर विथ जो है 20 ले लिया है, और इस तरीके से कुछ और विथ बना लेते हैं। यहाँ पर बीच में जो विथ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ स्पेस यहाँ छोड़ दिया, कुछ स्पेस यहाँ छोड़ दिया। हम अपने कंट्रोल से इन दोनों जो हमारे पास कॉलम है इनके अंदर अरेंज करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट ब्लॉक चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट ब्लॉक ले लेते हैं, ताकि हम यूज़र को बता सकें कि किस फील्ड के अंदर क्या इंफॉर्मेशन को फिल करना है। अब जब भी आप कोई कंट्रोल लेते हैं तो ग्रिड का जो रूल है वो रूल ये है कि आपको उसे बताना पड़ता है कि उसे कहाँ रखना है। तो मैंने इसे कह दिया है कि भाई ग्रिड डॉट कॉलम जो है वो आप 1 ले लीजिए, और ग्रिड डॉट रो जो है वो आप 1 ले लीजिए। यही ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ग्रिड बनाते हैं तो उसके अंदर रो और जो कॉलम्स है वो हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये 0th इंडेक्स की वैल्यू होगी, या 1 इंडेक्स की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैंने दे दिया। अब इसका अगर आप वर्टिकल अरेंजमेंट सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। मैंने इसे सेंटर कर दिया है कि वर्टिकली ये सेंटर के अंदर अलाइन रहेगा। इसी तरीके से इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें इस टेक्स्ट बॉक्स को असाइन करना है। तो जो जिस रो के अंदर आपने यहाँ पर लेबल रखा है, टेक्स्ट ब्लॉक रखा है, उसी रो के अंदर आपको कंट्रोल रख देना है ताकि सामने रहे। तो ये जो है ये 1 रो के अंदर आ जाएगा, लेकिन साथ में हमें इसे ये भी बताना पड़ेगा कि इसे किस कॉलम के अंदर असाइन करना है। तो कॉलम जो है वो सेकंड कॉलम हो गया। अब आप इसे जब बंद करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपको दिखने लगा। आप इसे दिखे उसके लिए एक थोड़ा सा मार्जिन सेट करना चाहें तो आप मार्जिन सेट कर दिए। हर तरफ से मैंने इसे 2 का मार्जिन अलाइन जो है वो असाइन कर दिया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर यूज़र पासवर्ड की डिमांड कर लेते हैं कि भाई पासवर्ड आप डालिए अपना। लेकिन यहाँ पर हमें कॉलम तो ठीक है कि आप इसी कॉलम के अंदर रखें, लेकिन रोज की पोजीशन जो है उसे चेंज कर दीजिए। तो हमने क्या किया है, इसको अगले रो के अंदर डाल दिया है। अब अगर टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स अभी भी वहीं पर है। इसको भी आप क्या करें, इसको अगले रो के अंदर ले आइए। अब यहाँ पर यूजर आईडी के लिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, यूजर पासवर्ड के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है। अब अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो उसके लिए हमें बटन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, एक यहाँ पर बटन ले लेते हैं। बटन के अंदर आप इसे नाम दे दीजिए सबमिट। अब बटन तो आपने ले लिया, लेकिन भाई बटन को भी तो हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर उसी तरीके से आप इसे असाइन कर दीजिए कि 4th रो के अंदर आ जाए। और अगर मान लें कॉलम कहीं भी रखना चाहेंगे आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये सिर्फ एक रफ मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो बाद में और इसे एनहेंस करेंगे। स्टाइलिंग कैसे अप्लाई की जाती है, बटन के ऊपर स्टाइलिंग कैसे अप्लाई की जाएगी, या फिर अगर हम बात करें कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सेकंड कॉलम के अंदर मैंने इसे फिलहाल के लिए असाइन कर दिया है। अब हमारे पास जो अगर ट्रेडिशनल वे में चलें तो हम यहाँ पर सीधा इसका क्लिक इवेंट फायर करा सकते हैं, और इसके पीछे जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। बट हमारा पैटर्न जो है वो क्या है,
एमबीबीएम पैटर्न है। तो एमबीबीएम पैटर्न कहता है कि आपको कोड बिहाइंड के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। हमें कोड बिहाइंड में कुछ भी लिखने से अवॉइड करना चाहिए। हमें इसमें कुछ भी कोड बिहाइंड में नहीं लिखना। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच था कि हम पहले क्या करते थे कि जो हमने एक फॉर्म लिया, फॉर्म के पीछे दे देना जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने फटाफट लिख दिया वहां पर, ठीक है। लेकिन एमवीवीएम के अंदर ऐसा नहीं किया जाता। एमवीवीएम में कोड बिहाइंड में कुछ भी नहीं लिखा जाता। तो भाई ये काम कैसे करेगा? इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म व्यू मॉडल बनाया था। अब इस लॉगिन फॉर्म व्यू मॉडल को हम क्या करते हैं, यहाँ हमें कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। दो प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। एक प्रॉपर्टी इसके लिए है और इसके लिए है टेक्स्ट बॉक्स के साथ, और इसके लिए हम कमांड डिफाइन करेंगे बटन के लिए। देखते हैं कि हम कैसे करते हैं वैसे। अगर सबसे पहले हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, दोनों ही स्ट्रिंग टाइप की, क्योंकि जिस टाइप की वैल्यू आपको कैप्चर करनी है उस टाइप का ही प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करना चाहिए, वो हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर आप क्या करें कि ये जो ले रहे हो ये आप यूजर आईडी के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसे यूजर आईडी जो है यूज करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये प्राइवेट फील्ड आपने लिया है, प्राइवेट फील्ड का स्कोप जो है वो विद इन द क्लास होता है। तो व्यू मॉडल से आप जो भी लेके आ रहे हैं वो प्राइवेट फील्ड में असाइन कर देते हैं कि अगर मान लो अगर आपको सिर्फ इसी यहीं तक स्कोप रखना है और इसको आगे कहीं नहीं ले जाना, तो इस यहाँ पर कहीं जहाँ कहीं भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर इस प्राइवेट फील्ड को यूज करके यहाँ जो वैल्यू मिल रही है आपको उस वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी प्रॉपर्टी बना लेते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं हम पासवर्ड। ये भी स्ट्रिंग टाइप के हम रखेंगे। तो इसे हम नाम देते हैं यूजर पासवर्ड। तो हमने इसे यूजर पासवर्ड नाम दे दिया है। इसको हम पब्लिक बना देते हैं। ध्यान रखिएगा जो बाइंडिंग का कंसेप्ट है उसके अंदर आपको पब्लिक जो आपने प्रॉपर्टी बनाई हुई है उसी को आप लेके जाएंगे। ये जो प्राइवेट बना रखे हैं आपने, प्राइवेट को नहीं लेके जाएंगे। तो अब सबसे पहले क्या होता है कि जब आप बाइंडिंग करते हैं तो उस बाइंडिंग के अंदर अगर मान ले कोई भी चेंज हुआ तो उस चेंज को हमें नोटिफाई कराना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आई नोटिफाई प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड वे यूज किया जो नॉर्मली हम अपनी एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर में यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक एमवीबीएम बाइंडेबल बेस नाम से एक क्लास डेवलप कर लिया है और इस पर इंप्लीमेंट कर दिया इंटरफेस आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज को। तो जब हम इस बाइंडेबल एमवीबीएम बाइंडेबल बेस क्लास को यहाँ पर इनहेरिट कर देंगे तो ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। इसी के अंदर हमारे पास डिफाइन है सेट प्रॉपर्टी। सेट प्रॉपर्टी में क्या है कि हमें फील्ड का नाम बताना पड़ता है, उसकी वैल्यू बतानी पड़ती है। और क्या कहते हैं, जैसे ही आप उस फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू अपडेट करेंगे तो वो हमें नोटिफाई कर देगा कि जो वैल्यू है वो चेंज हुई है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सेट प्रॉपर्टी की हमने सेट प्रॉपर्टी में हमें रेफरेंस लेना है और यहाँ पर इसे असाइन कर दिया। तीसरा जो पैरामीटर इसके अंदर दिया हुआ है, तीसरा पैरामीटर आपका क्या है, नल है। या आप प्रॉपर्टी का नेम पास करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ प्रॉपर्टी का नेम पास करने के लिए सिर्फ ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी आपने लगा रखी है पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पर पास कर दीजिए। तो इस तरीके से जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन जो है वो हमें मिल जाएगा। यानी प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चेंज होता है, ठीक है, तो वो हमें नोटिफाई कर दिया जाता है इस आई नोटिफाई प्रॉपर्टी की चेंज की बेस पर। तो ये ध्यान रखिएगा, आई नोटिफाई प्रॉपर्टी जो हम हमेशा यूज करते हैं क्योंकि जब भी बाइंडिंग में कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती है तो कॉन्स्टेंटली हमें अपडेट चाहिए होता है। तो आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज है कॉन्स्टेंटली जो भी उसमें वैल्यू चेंज हो रही है उसको हम तक लाता रहता है। तो इसीलिए हम आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं कि आप जो व्यू मॉडल है उसके ऊपर डायरेक्ट इसे इंप्लीमेंट ना करके एक क्लास ले लीजिए, जैसे कि क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज के लिए यहाँ पर स्टैब्लिश करनी पड़ती है। तो अगर एक सिंपल क्लास आप लेके चलते हैं तो बेहतर रहेगा कि आप एक से ज़्यादा जगहों पर सेम चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही हमने काम कर दिया है। अब इसको जो हमने यूजर प्रॉपर्टी बनाई हुई है, ये प्रॉपर्टी जो बनाई है इसको हमें बाइंड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये पहला आपका टेक्स्ट बॉक्स है, यूजर आईडी करके इसके टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि जो भी यूजर लिखेगा वो उसके टेक्स्ट के अंदर लिखेगा, तो यहाँ पर आप इसे बाइंड कर दीजिए। यहाँ पर इसका मोड रख दीजिए टू वे। यहाँ पर कई तरह के मोड हमारे पास हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं इसे और एलेबरेट करूंगा। तो एक एक चीज मैं आपको समझाता जाऊंगा कि इन सब चीजों का पर्पस क्या होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं।
तो चलिए हमने क्या किया, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसको बाइंड कर दिया है सिंपली। फिर दोबारा से आप इसके टेक्स्ट के अंदर बाइंड कर दें और यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टी आपने बाइंड की हुई है वो आपका यूजर पासवर्ड है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर कहूंगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी ही आगे हम लेके जाते हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी ही आपको बाइंड करनी है। अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी बाइंड नहीं करेंगे तो कोई चेंज आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा और कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। यहाँ पर मोड हमने ले लिया है 2 वे और सेम कह दिया है अपडेट सोर्स ट्रिगर जो है वो प्रॉपर्टी चेंज है। अब इसे एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं और एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो क्या दे रहा है, क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमने क्या किया, इस एप्लीकेशन का नाम हमने डाल दिया, ये यहाँ आए हम, और इस एप्लीकेशन के अंदर अगर हम क्या करते हैं, यूजर आईडी के ऊपर हम एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और चेक करते हैं कि भाई कोई चेंज आया है या नहीं। मैंने यहाँ लिखा डी एमओ डेमो, एक चीज भी हमने मिस कर दिया है। अब हमने कहा कि जो एमवीवीएम पैटर्न के अंदर है कि व्यू से व्यू मॉडल का इंटरेक्शन होता है, यही दोनों आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करते हैं। बट करते कैसे हैं, ये हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो ये फॉर्म है इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये हटा दीजिए यहाँ से, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने यहाँ पर लगाया था तो बटन के लिए सिर्फ बताने के लिए लगाया था, उसको अब ये आप हटा दीजिए, जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक हमारे पास प्रॉपर्टी है डाटा कॉन्टेक्स्ट करके, ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो इसके अंदर क्या करें आप, जो आपने अपना व्यू मॉडल बनाया हुआ था उस व्यू मॉडल को असाइन कर दीजिए। यहाँ पर हमने लॉगिन फॉर्म को असाइन कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, व्यू के पास जो डाटा कॉन्टेक्स्ट होता है उसी से वो सारी इंफॉर्मेशन गेन करता है, और व्यू मॉडल से डाटा कॉन्टेक्स्ट में जो भी आप लिखते हैं वही सारा इंटरेक्शन करता है। तो यहाँ पर अगर हमने कहा है कि व्यू मॉडल के बारे में पता कैसे चलता है, व्यू मॉडल के बारे में उसको पता करने के लिए एक डाटा कॉन्टेक्स्ट नाम का जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम व्यू मॉडल को असाइन कर देते हैं। तो जैसे ही हम व्यू मॉडल के अंदर व्यू मॉडल को डाटा कॉन्टेक्स्ट में असाइन करेंगे, उसके बाद जो भी इंटरेक्शन होगा वो इस डाटा कॉन्टेक्स्ट के पास जो इंफॉर्मेशन पड़ी है व्यू मॉडल से उसी के थ्रू वो इंटरेक्ट करते हैं। तो यही इसके बाइंडिंग में भी हेल्प करता है कि बाइंडिंग का मतलब ये है कि जो डाटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर पड़ा हुआ है वही सारे का सारा बाइंड जो है वो उस पेज के ऊपर करेगा। यानी आपने सारी इंफॉर्मेशन पेज को डाटा कॉन्टेक्स्ट के थ्रू प्रोवाइड कर दी है। अब हम यहाँ चलते हैं और यहाँ देखते हैं एप्लीकेशन को रन करके कि भाई एप्लीकेशन अगर रन कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये ब्रेक पॉइंट लगाया था, ब्रेक पॉइंट आ गया। अब अगर आप इसके अंदर कोई भी चेंज करेंगे, देखिए चेंज किया, यहाँ पर इसने नोटिफाई कर दिया। तो जैसे जैसे आप इसके अंदर लिखते जाएंगे वो हमें नोटिफाई करता जाएगा कि क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आप इसके अंदर कर रहे हैं। तो यही बाइंडिंग की पावर है। बाइंडिंग में क्या हो रहा है कि जो भी आपने यूआई पर चेंज किया वो सारे का सारा जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास व्यू मॉडल के पास पास ऑन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग। तो यही एमबीबीएम है, मॉडल व्यू मॉडल। तो भाई व्यू मॉडल से इंटरेक्ट करने के लिए हमने उसे डाटा कॉन्टेक्स्ट दे रखा है। डाटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर जैसे ही हम व्यू मॉडल का असाइन करते हैं वो क्या करता है, जितनी भी चीजें हमने उस व्यू मॉडल में लिखी है वो पेज के लिए अवेलेबल हो जाती है और फिर उस पेज का उसी के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसके अंदर भी कुछ लिखते हैं तो यहाँ पर आपके पास अगर आप ब्रेक पॉइंट लगाएं तो ये आप देख सकते हैं कि चेंजेस जो हैं वो क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपने लिखा था वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ तक तो हमारा काम पूरा हो गया है कि हमने क्या किया कि एमबीवीएम के अंदर किस तरीके से ये काम करता है वो हमने समझ लिया है। अब हमें ये देखना है कि भाई आपने तो सिर्फ बाइंडिंग की है ना इन दोनों की, लेकिन बटन के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कराना है तो आप कैसे कराओगे, इसके ऊपर कोई इवेंट अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो वो हम कैसे जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए होता है आई कमांड। तो आप क्या करो, यहाँ पर एक लिख लीजिए पब्लिक आई कमांड और यहाँ पर कर दीजिए सबमिट कमांड नाम से एक प्रॉपर्टी जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो हमें बटन के लिए बाइंड करनी है। तो आप यहाँ पर इस बटन के लिए बाइंड कर दीजिए। इसके पास एक डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी है। अब डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी क्या
कैसे होती है और डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी आप अपने फॉर्म के अंदर कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। मैं इस सेशन को पूरी तरह से एक जो हमारा कहें कि एक्चुअल एप्लीकेशन होता है और रियल वर्ल्ड में जो एक एप्लीकेशन काम करती है वो कैसे काम करती है वहां तक लेके जाऊंगा। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स ऐड करूंगा और वो सारे के सारी चीज़ें जो एमबीबीएम के थ्रू हम डब्ल्यूपीएफ के अंदर करते हैं वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आती जाएगी। तो ये पूरा सेशन जो है इसके जितने भी मैं पार्ट बनाता हूँ उसको अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जितने भी मेरे ट्यूटोरियल्स होंगे वो नोटिफाई होकर आपके पास पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें बाइंडिंग की। तो बाइंडिंग के अंदर जो आपने कमांड लिया है वो बाइंड कर दीजिए यहाँ पर। ये बाइंड तो कर दिया लेकिन फिलहाल ये अभी काम नहीं करेगा। इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमने एक क्लास क्रिएट की है, इसे हम कहते हैं डेलीगेट कमांड। डेलीगेट कमांड जो है वो आई कमांड से इम्प्लीमेंटेड है। और आई कमांड जब भी आप डिफाइन करेंगे तो वहां पर किस तरीके से यूज करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने लिखा सबमिट कमांड इक्वल टू न्यू डेलीगेट कमांड, और इस डेलीगेट कमांड को आप क्या करें, एक फंक्शन देते हैं सबमिट कमांड, सबमिट कमांड हैंडलर। हम क्या करते हैं इसको जनरेट करा देते हैं मेथड को सबमिट कमांड हैंडलर। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्लिक इवेंट फायर करेंगे, यहाँ पर देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, जब आप इस एमबीबीएम के अंदर आते हैं तो यहाँ पर कई तरह के इवेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए पॉसिबल चेंज है, गॉड फोकस है। तो ये जो इवेंट्स हैं इसको भी हम कमांड से जनरेट करा सकते हैं, बट हम कैसे कराएंगे इसके लिए हमें बिहेवियर यूज करना पड़ता है और उसके बाद हम इसके इंटरेक्शन को कंप्लीट कर पाते हैं। तो उस वो कैसे होगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम ये देखना चाहते हैं कि भाई जो ये हम सिंपल एमबीबीएम में एक फॉर्म को किस तरीके से वर्कआउट करा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर सिर्फ मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी एक फॉर्म बनाया है और उसको आप एमबीबीएम पैटर्न के थ्रू इंटरेक्ट कराना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ व्यू मॉडल, तो वो प्रोसेस जो है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि कमांड मैंने यहाँ पर बाइंड कर दिया है। अब इस कमांड को मैंने यहाँ असाइन कर दिया था, ये मेथड दे दिया था। डेलीगेट कमांड क्या है कि जब भी आप क्लिक इवेंट फायर करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभी जो ये कमांड बाइंड कर रहे हैं ये कमांड जो है वो सिर्फ क्लिक इवेंट के लिए फायर कर रहे हैं। क्लिक इवेंट के अलावा अगर कोई और चीजें जो हैं इसके अंदर हमें यूज करना है, कोई और इवेंट यूज करना है, तो वो इस तरीके से नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हमें यूज करना पड़ता है। तो जैसे जैसे ये सेशन बढ़ता जाएगा उस सेशन के अंदर मैं सारी चीजें आपको करता जाऊंगा। फिलहाल ये पहला पार्ट है, ये जस्ट बिगिनिंग है कि सिंपल तरीके से एमबीबीएम पैटर्न में अगर आप एप्लीकेशन को डब्ल्यूपीएफ एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं तो हाउ विल इट बी पॉसिबल। तो हम इसीलिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो अब जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ाता जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हमने कमांड बाइंड कर दिया। कमांड बाइंड करने के बाद हमने यहाँ पर एक मेथड असाइन कर दिया। अगर आप इस मेथड के अंदर लिखें मैसेज बॉक्स डॉट शो इवेंट फायर्ड, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इवेंट को फायर कर देगा। लेकिन अभी हमने प्रॉपर्टी को समझ लिया है कि प्रॉपर्टी क्या क्या थी। अब अगर हमने लिखा है यहाँ पर इवेंट फायर्ड और यहाँ पर क्या देते हैं कि यूजर आईडी बताइए क्या है, और इवेंट फायर की बजाय हम यहाँ पर लिख देते हैं यूजर आईडी, और यहाँ पर लिख देते हैं यूजर पासवर्ड, और यहाँ पर डाल देते हैं यूजर पासवर्ड। ठीक है, तो ये मैसेज बॉक्स के अंदर आपको दिखा देगा कि जो भी आपने अपने फॉर्म के ऊपर लिखा है वो आपको यहाँ व्यू मॉडल के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन हमें क्या रिजल्ट देता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया और मैट्रिक्स टेक,
और यहाँ पर भी मैं पासवर्ड में और मैट्रिक स्टैक लिख देता हूँ। और इसे हम फायर करते हैं। देखिए, आपने यूजर आईडी में क्या डाला था, मैट्रिक स्टैक, और यहाँ पर क्या डाला था, मैट्रिक्स टैग। तो ये जो है इसने मैसेज के अंदर हमें दिखा दिया है। ठीक। तो इस तरीके से जो ये आपका एमबीबीएम है उसमें जो बाइंडिंग का कंसेप्ट है, बाइंडिंग कैसे होती है, और हम कोड बिहाइंड में कोई भी अपना बिजनेस लॉजिक नहीं लिखते हैं, एक प्लेन क्लास फाइल में लिखते हैं जिसे हम व्यू मॉडल कहते हैं। और व्यू मॉडल किस तरीके से इंटरेक्ट होता है, कैसे वर्क करता है, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो यहाँ जो आपने बटन फायर किया था, यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं भेजा। कई बार क्या होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम व्यू मॉडल को कोई पैरामीटर भेजें अपने व्यू से। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कमांड पैरामीटर इसको भेजा। कमांड पैरामीटर में हमने कहा हेलो पैरामीटर। बट ये व्यू मॉडल के अंदर जो हमने बना रखा है वो रिसीव कैसे होगा? यहाँ पर तो हमने रिसीव करने के लिए कुछ बनाया नहीं है, तो ये काम कैसे करेगा? इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये जो सबमिट कमांड दिया था हमने, और यहाँ जो इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर एक डेलीगेट कमांड के अंदर देखेंगे कि अगर आप पैरामीटराइज कुछ भेजना चाहते हो तो उसके लिए ये मैंने क्लास बनाई हुई है, और इस क्लास के अंदर आप पैरामीटराइज जो भी भेजोगे वो इसे रिसीव हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी का एक रेप्लिका बना लेते हैं। ये हमने कहा क्या है, विदाउट पैरामीटर। ये विदाउट पैरामीटर था। और ये जो कमांड आप बना रहे हैं ये है विद पैरामीटर। अब देखिए, पैरामीटर जब आप लेते हैं तो हमें यहाँ पर वहां से जो हम वैल्यू भेज रहे हैं वो किस कमांड पैरामीटर किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है। तो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का ही पैरामीटर लेना पड़ेगा। स्ट्रिंग हमने लिया, और एक्शन के अंदर हमने इसको कैप्चर कर लिया, और इस मेथड को सेम ऑब्जेक्ट जो है वो हम भेज देते हैं। लेकिन इसे यहाँ रिसीव भी कराना है, तो यहाँ पर हम इसे रिसीव करा देते हैं। अब यूजर आईडी और पासवर्ड तो आप ले रहे थे, तो अब आप देखिए भाई कमांड पैरामीटर जो है वो भी आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो कमांड पैरामीटर के बारे में बात करें तो ये कमांड पैरामीटर अब आपको मिलेगा। यहाँ जो ऊपर आपने पास किया है पैरामीटर लिया है, इस पैरामीटर को यहाँ दे दीजिए। तो ये आपको जो भी आप पैरामीटर व्यू से यूजर को भेजना चाहते हैं वो पैरामीटर इसको रिसीव हो जाएगा। चलिए हम एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है। हमने लिखा डेमो एंड डेमो, और हमने कहा कि भाई बताओ आपने क्या रिसीव किया। ये देखिए, आपने यूजर आईडी पासवर्ड जो भी दिया था वो यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको मिल गया है। आपने कमांड पैरामीटर जो आपने भेजा था वहां से, हेलो पैरामीटर, ये आपने यहाँ से भेजा था व्यू से व्यू मॉडल को। तो ये व्यू से व्यू मॉडल को पैरामीटर भी जो है इसे रिसीव हो गया है। तो ये है हमारा एमबीबीएम और एमबीबीएम की पावर, कि अगर आप एमबीबीएम डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं तो एमबीबीएम डिज़ाइन पैटर्न के अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसे वर्कआउट करती है, उसका ये पहला एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल समझाया है। ये एग्जांपल जो है ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसे यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है, इसके अंदर मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है कि व्यू मॉडल जो है वो व्यू के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। देखिए, इसका आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है। मैं इसका आर्किटेक्चर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करूंगा, लेकिन लेटर ऑन करूंगा, जिससे कम से कम जो इनिशियल लेवल की चीज़ें हैं अगर आप समझ लेते हैं तो इसका अगर आर्किटेक्चर और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो उसे भी समझने में आपको आसानी होगी। तो फिलहाल एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया, सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है कि आप एम पैटर्न को WPF के डिज़ाइन पैटर्न को WPF में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस जैसे मैंने बताया इसका एग्जांपल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। ये इस सेशन का पहला पार्ट है,
उसके बाद WPF के अंदर हम आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं WPF का पूरा जो एक्चुअल एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है, वो सारे का सारा आर्किटेक्चर जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसमें उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको इसमें और कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर बताइएगा, हम उसे इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। और अगले सेशन के अंदर हम एक और फॉर्म डेवलप करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और उसके अंदर कुछ और कम्प्लेक्सिटी यूज़ करेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे। बट सारे का सारा काम जो होगा वो एमबीबीएम डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।